हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा देवनानी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी चैनल का 7th वीडियो है जिसमें हम डिबेंचर चैप्टर का 5th पार्ट आज सीखने वाले हैं। ये 5th पार्ट में इंक्लूडेड है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। आज हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में कंप्लीट डिटेल सीखेंगे। डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूडेड होता है और इससे कनेक्टेड डिबेंचर ट्रस्टीज़ होते हैं वो कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है और ये सभी कंसेप्ट्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन्हें कैसे लिखना होता है, ये भी हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं डिबेंचर के बारे में। और अगर शॉर्ट नोट आती है डिबेंचर ट्रस्ट डीड के ऊपर तो आपको ये इंट्रो से ही स्टार्ट करना है। इसकी पहली पॉइंट है, उसमें यही लिखा है कि डिबेंचर कंपनी का डेट है, मतलब कि कर्ज़ा है। कंपनी को अपने कोई एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी पड़ती है अगेंस्ट ये जो लोन उन्होंने लिया है, जिसे डिबेंचर कहते हैं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है डिबेंचर्स होल्डर एंड कंपनी के बीच में, जो कि रजिस्टर करवाया जाता है ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ के पास। ROC वो ऑफिस है जो कि MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। उसका एक हिस्सा है जो इंडियन कंपनीज़ को रेगुलेट करती है, उनके जो भी अफेयर्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व करती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी के बीच में, इसके अंदर डिबेंचर इशू की सारी जानकारियाँ और कंडीशंस मेंशन की जाती है और इसी एग्रीमेंट को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रस्ट डीड कहा जाता है या फिर ट्रस्ट एग्रीमेंट कहा जाता है। ट्रस्ट डीड और ट्रस्ट एग्रीमेंट दोनों सेम ही हैं, ये इसका अदर नेम है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में हमारे बुक में यहाँ तक ही है, बस हमें ये डेफिनेशन ही लिखनी है, एक मीनिंग ही लिखना है। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, तो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही सिर्फ आपको लिखना है। ये यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है, पर इसके टॉपिक के साथ साथ डिबेंचर ट्रस्टीज़ के बारे में भी हमें बताया गया है। अब हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। आइए अब हम डिबेंचर ट्रस्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। अगर उसको मैं एक लाइन में कहूँ तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिबेंचर होल्डर्स के। रिप्रेजेंटेटिव मतलब सभी डिबेंचर होल्डर्स के ग्रुप को एक डिबेंचर ट्रस्टी रिप्रेजेंट करता है। उनके बिहाफ पे कुछ भी कहना है कंपनी को या कुछ भी एक्ट करना है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी करता है। डिबेंचर होल्डर्स एक ही कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में डिबेंचर इशू हो रहा है तो उसी एरिया के लोग आके परचेस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर्स पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर्ड होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स तो अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर्ड हैं। अब अगर कंपनी कुछ करती है तो उन्हें पता नहीं चलेगा। डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट किया जाता है। इन डिबेंचर ट्रस्टीज़ को पहले तो डिबेंचर होल्डर्स का फेथ अर्न करना पड़ता है, उन्हें ट्रस्ट दिलाना पड़ता है और फिर वो न्यूट्रल वे में काम करते हैं। न्यूट्रल वे में काम करना मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डिबेंचर होल्डर्स का ही साइड लेंगे या फिर हमेशा कंपनी का साइड लेंगे, ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रल वे में काम करेंगे मतलब कि जो सही बात है उस चीज़ का ही साइड लेंगे और फिर डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कंपनी चीटिंग करती है तो वो डिबेंचर होल्डर्स को सपोर्ट करेंगे। अगर डिबेंचर होल्डर्स की कोई मिस्टेक है तो वो फिर कंपनी को सपोर्ट करेंगे। वो न्यूट्रल वे में काम करते हैं। आगे जाके कोई भी मैटर अगर अराइज होता है फ्लोटिंग चार्ज या फिक्स चार्ज के बारे में तो डिसीजन या फिर सल्यूशन निकाला जाता है ट्रस्ट डीड के बेसिस पे। ट्रस्ट डीड में क्या लिखा है उस सिचुएशन के बारे में उसको ही फॉलो किया जाता है। एक बार अगर ट्रस्ट डीड बन जाती है और वो ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर भी हो जाती है तो कंपनी को अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो पहले उन्हें मीटिंग रखनी पड़ती है डिबेंचर होल्डर्स की, उनसे डिस्कस करना पड़ता है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है।
तब जाके वो अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट मतलब कुछ सुधार करना है या कुछ चेंजेस करने हैं वो। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बातें ट्रस्ट डीड में इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स लिखा है ना, उसका मतलब यही हुआ कि कौन कौन सी बातें मेंशन्ड है ट्रस्ट डीड में। तो फर्स्ट चीज़ ये है, प्राइमरी इन्फो ऑफ द कंपनी, मीन्स प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कंपनी की। मैंने यहाँ पे इन्फो लिखा है, पर आप इन्फॉर्मेशन लिखना एग्ज़ाम में। यहाँ पर प्राइमरी इन्फो का मतलब है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी किस में ट्रेड करती है, और कंपनी कब स्टार्ट हुई थी या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ट्रस्ट डीड में सेकंड बात ये इंक्लूड होती है कि डिबेंचर्स जो इशू किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि कितने इशू किए गए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए किए गए हैं, और फिर कौन से टाइप्स के किए गए हैं। थर्ड नंबर पर डिस्क्राइब किया जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी या फिर कौन सा एसेट मॉर्गेज में रखा गया है, उसकी फिर डिटेल्स लिखी जाती है। इसमें यह भी बताया जाता है कि इसकी रियल वैल्यू क्या है जिस टाइम पे मॉर्गेज किया था, और वो कितने टाइम पुरानी है, ऐसी सब डिटेल्स थर्ड पॉइंट पे ऐड होती है। अब हम फोर्थ पर्टिकुलर पर आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि डिबेंचर ट्रस्टीज़ का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड होता है। अगर एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं पर कुछ रीज़न की वजह से अगर वो नहीं रह पाते, तो कौन सा सेकंड अपॉइंट कर रहे हैं, कौन सा थर्ड अपॉइंट कर रहे हैं, उन सब का लाइन वाइज लिखते जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में इस चीज़ की डिटेल होती है। फिफ्थ पॉइंट, इवेंट्स ऑफ डिफ़ॉल्ट्स। यहाँ पर इवेंट्स ऑफ डिफ़ॉल्ट्स का मतलब ये है कि कितनी बार कंपनी फ़ेल हुई अपना इंटरेस्ट चुकाने में। जो कंपनी टाइमली इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को, तो कितनी बार कंपनी ने टाइम हो जाने के बाद भी नहीं पे किया, तो वो सब कुछ नोट किया जाता है यहाँ पर। सिक्स्थ पर्टिकुलर में ये इंक्लूड किया जाता है कि कंपनी ने कौन कौन से लोन्स या फिर कौन कौन से ऑब्लाइगेशंस ले रखे हैं ऑलरेडी, और उसी टाइम पे वो डिबेंचर्स इशू कर रही है। इससे ये डिबेंचर होल्डर्स को पता चलता है कि हमारा लोन तो लिया है, और साथ ही साथ और किससे कितना लोन लिया है वो डिबेंचर होल्डर्स को पता चलता है। ये सब बातें सिक्स्थ पॉइंट में लिखी जाती है। यहाँ पर ऑब्लाइगेशंस का मीनिंग अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो लोन ही होता है। ऑब्लाइगेशंस मीन ये होता है कि अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं और कुछ टाइम बाद हमें वही चीज़ उसे वापस करनी है एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद, तो उन चीज़ों को ऑब्लाइगेशंस कहते हैं, यानी कि लोन कहते हैं जो उधार लिया गया हो। सेवन्थ पर्टिकुलर है जो कि मिसलेनियस है। इसमें वो सभी पर्टिकुलर्स या वो सभी बातें इंक्लूड की जाती है जो कि अभी के सिक्स्थ पर्टिकुलर्स के अंदर, 6 के 6 पर्टिकुलर्स के अंदर नहीं आई हो। अब हम वो देखते हैं कि इस सेवन्थ वाले पर्टिकुलर के अंदर कौन कौन सी बातें ऐड होती है। इस सेवन्थ पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहली बात ये इंक्लूड होती है कि जो भी ट्रस्ट डीड के अंदर अमेंडमेंट मतलब चेंजेस या फिर कोई सुधार किया गया हो वो इंक्लूड होता है। दूसरी बात ये इंक्लूड की गई है कि कंपनी ज़िम्मेदार है स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी ही पे करेगी, कोई और नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होगे स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है। मैं पहले बता दूं कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उसका सिस्टम है वो इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और अभी इंडिया में भी यूज़ होता है। स्टैम्प ड्यूटी मीन्स लीगल टैक्स। ये उन पे भरा जाता है या तो फिर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो उस पे भरा जाता है, या फिर ट्रांसफ़र किया जा रहा हो किसी एसेट का या फिर किसी प्रॉपर्टी का, या फिर ट्रांसफ़र किया जा रहा हो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का, तब स्टैम्प ड्यूटी पे करना कंपलसरी होता है। अगर ये पे नहीं करोगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो जो भी प्रोसेस होता है लीगल उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करना इसमें कंपलसरी होता है। अब ये जो लास्ट थर्ड पॉइंट है वो थोड़ी लीगल लैंग्वेज में लिखी हुई है।
जो कि बता रही है कि लास्टली कंपनी ये मेंशन करती है कि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग, उसके प्रोविजंस क्या रहेंगे, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितने टाइम पीरियड के बाद मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती रहेंगी। और दूसरी बात ये इंक्लूड है ग्रीवेंसेस, रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है डिबेंचर होल्डर्स के बीच में कंपनी के साथ, तो इमीडिएटली मीटिंग रखी जाएगी। तो उसके प्रोविजंस क्या रहेंगे, या फिर और कोई भी तकलीफ़ आती है या कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है डिबेंचर होल्डर, तो फिर उसका सल्यूशन कैसे लाया जाएगा, वो सब यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पे हमारे सारे के सारे पर्टिकुलर्स फिनिश होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 3 बातें सीखी हैं, जो कि है ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड क्या होता है, मतलब ट्रस्ट डीड वो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें डिबेंचर होल्डर और जो कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू किए हैं उनके बीच के कंडीशंस, जो भी बातें हैं डन होती है, उस एग्रीमेंट को ट्रस्ट डीड कहा जाता है। दूसरी बात हमने ये सीखी है कि डिबेंचर ट्रस्टीज़ कौन होते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज़ वो होते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। उनके साथ कुछ भी गलत होता है या फिर उनके साथ चीटिंग होती है तो उसके लिए डिबेंचर होल्डर्स कंपनी से बात करते हैं, उनके लिए एडवोकेट की तरह काम करते हैं। वो सभी डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। थर्ड बात है जो हमने लास्ट सीखी है वो है पर्टिकुलर्स इन ट्रस्ट डीड। जो भी बातें ट्रस्ट डीड के अंदर मेंशन्ड होती है वो हमने 1 बाय 1 करके सीख ली हैं, जो कि टोटल 7 थी। जो हमने लास्ट में पर्टिकुलर सीखे डिबेंचर ट्रस्ट डीड के, ये 2 मार्क्स में बहुत बार आते हैं और इसमें स्टूडेंट को 7 के 7 पर्टिकुलर्स लिखने कंपलसरी होते हैं। अगर उसमें से एक पर्टिकुलर भी मिस कर दिया तो ये हमारे मार्क्स को अफेक्ट करता है, मार्क्स माइनस हो जाते हैं। आई होप अभी आप सभी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ऐसे ही सभी चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप हमारी वीडियोस प्लीज़ देखते रहिएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करिए और अपने रिव्यूज़ मेरे से कमेंट में शेयर करिए। कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। और अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स आपको तो आप मेरे से बिना शर्माए पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ आज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।